नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई सीरीज़ के इस कड़ी में हम बात करेंगे अबाउट टिप्स फॉर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड अदर्स हु आर इम्प्लीमेंटिंग द आरटीआई एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, आरटीआई के अंदर हमें एक समयबद्ध तरीके से काम करना होता है। यदि डिले हो जाए तो उसका दंड हम पर पड़ता है। इसलिए आरटीआई के बारे में हमें कुछ स्टैट्यूटरी काम करने हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने हैं ताकि डिलेस को हम रोक सकें। ये यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे हम एपीआईओ हैं या पीआईओ हैं या नहीं हैं, आरटीआई जिसने भी आरटीआई के एप्लीकेशन में हैंडल की, वो डीम्ड पीआईओ बन जाता है। यानी कि जो भी आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने में सहायक है, दे आर डीम्ड पीआईओ। यानी कि हमारे डीलिंग असिस्टेंट भी इसमें कवर हो जाते हैं। वह अन्य अधिकारी जिनकी हम मदद लेते हैं वो भी इसके अंतर्गत कवर हो जाते हैं। तो एपीआईओ, पीआईओ या डीलिंग असिस्टेंट के काम काज में कोई खास अंतर नहीं है, केवल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है। कुछ को एक्ट करना है, कुछ को इम्प्लीमेंट करना है, कुछ को सहायता देनी है। सो डीलिंग हैंड हो या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, they are also deemed public information officer for the purpose of this act, and they can also be penalized for delays etc. तो सबसे पहली बात जो है, हमें आरटीआई के एक्ट के बारे में और रूल्स के बारे में अपडेट रहना है। समय समय पर जो भी इनमें अमेंडमेंट हों उनकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि डीलिंग हैंड, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनके पास हर समय लेटेस्ट आरटीआई एक्ट, रूल्स व रेगुलेशंस और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स वगैरह और ऑफिस आर्डर्स वगैरह इशू हैं, उन सब की कॉपियाँ होना ज़रूरी है ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उनको कोई बाधा ना आए और उनके बारे में नॉलेज भी वो रखें। अच्छा होगा यदि वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में भी जानकारी रखें ताकि इम्प्लीमेंटेशन के समय ये चीज़ें भी उनके काम आ सकती हैं। नाउ कमिंग टू असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसका स्टैट्यूटरी फंक्शन तो बेसिकली यही है कि टू रिसीव ऑल द आरटी एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड अपील्स आल्सो। वो उन सबको रिसीव करेगा और किसी भी आरटीआई एप्लीकेशन या अपील को इसलिए रिफ्यूज़ नहीं करेगा कि वो उसके दफ्तर से पर्टेन नहीं करती। यदि वो ऐसा करता है तो वो दंड का भागीदार बन जाएगा। उसके बाद दूसरा काम है कि वो एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद वो जिस भी कंसर्न अथॉरिटी से संबंधित है उस अथॉरिटी को 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि आरटीआई की एप्लीकेशन उसको केवल ट्रांसफ़र करना है, उसके ऊपर उस समय कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफ़र करने के लिए नेचुरल है उसके पास साधन होने चाहिए, जैसे फॉरवर्डिंग लेटर चाहिए, एनवलप्स चाहिए, पोस्टेज स्टैम्प्स चाहिए, या अगर बाई मैसेंजर भेजना है तो बाई मैसेंजर भेजने के साधन हों। तो इन चीज़ों के लिए भी वो उसके पास उपयुक्त साधन होने चाहिए, तभी वो आरटीआई की एप्लीकेशन को डिस्पैच करके उसको किसी कंसर्न अथॉरिटी को भेज पाएगा। अगर उसके पास संसाधन नहीं है तो ही में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रेस्पॉन्ड टू द आरटीआई रिक्वेस्ट। और जब भी वो आरटीआई की एप्लीकेशन या अपील किसी अन्य पब्लिक अथॉरिटी को भेजेगा तो उसकी सूचना जो है वो कंसर्न एप्लीकेंट को भी देगा ताकि उसको पता लग जाए कि उसकी एप्लीकेशन अब कहाँ गई है, किसके पास गई है और उसके साथ वो फॉलो अप कर सके। आरटीआई के असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वैसे स्टैट्यूटरली तो यही काम करना है, बट ही इज़ आल्सो सपोज टू असिस्ट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन डे टू डे मैटर्स, जैसे कैश कलेक्शन करना है, पोस्टल ऑर्डर्स को, बैंक ड्राफ्ट्स को या बैंकर चेक्स को एनकैश करवाना है।
इसमें वो डीलिंग हैंड के भी असिस्टेंस ले सकते हैं और अन्य अधिकारियों के भी, कर्मचारियों की भी असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके बाद इनका लेखा जोखा रखना, इनको ऑडिट कराना, इनके बारे में जितनी एप्लीकेशन आई थी उनका डाटा रखना, उनके बारे में किस किस को एप्लीकेशन भेजी, किस किस को नहीं भेजी, एट्सेट्रा, ये सारी जानकारी उसको रखना है। और आरटीआई एक्ट और रूल्स के बारे में भी लेटेस्ट जानकारी रखने के लिए उसके पास अप टू डेट कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद जो भी पीआईओ महोदय कोऑर्डिनेशन के लिए वर्क दें या अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फंक्शंस उनको असाइन करें, उनमें भी उसकी मदद करना आवश्यक है। और इसी प्रकार से डीलिंग असिस्टेंट को भी मदद करना ज़रूरी है। तो आरटीआई में केवल स्टैट्यूटरी फंक्शन करना ही हमारा काम नहीं है, उससे रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अलाइड फंक्शंस हैं उनमें भी हमें मदद करना होगा, ताकि कहीं कोई गफलत ना हो जाए। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिविटल रोल जो है वो है हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। ही शुड बी वेल वर्स्ड विद द आरटीआई रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट एटसेट्रा। He should also be aware about the latest judgments of CIC, Information Commissions and High Court judgment, Supreme Court judgment, etc. इनके लिए उनको DOPT की वेबसाइट खंगालनी चाहिए टाइम टू टाइम, और साथ के साथ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट भी देखनी चाहिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अप टू डेटेड ऑर्डर्स आएँ उनके अनुसार वो कार्रवाई कर सकें। उनको ये भी इंश्योर करना है कि हर आरटीआई एप्लीकेशन उसको समयबद्ध तरीके से डिस्पोज करें। जैसे लाइफ और लिबर्टी की एप्लीकेशन है तो उसका डिस्पोजल 48 आवर्स में हो जाना चाहिए, यानी कि वो जो है कंसर्न्ड अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेकर एप्लीकेंट को 48 आवर्स में डिस्पैच कर दें। इसी प्रकार से अन्य एप्लीकेशनों के जो समय सीमा है, नॉर्मल एप्लीकेशन में 30 दिन, या यदि एप्लीकेशन कहीं किसी और अथॉरिटी से आई है तो 5 दिन एक्स्ट्रा, यदि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो 40 डेज़, और यदि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है तो 45 डेज़ में उसका डिस्पोजल ज़रूरी है। जब भी कोई आरटीआई की एप्लीकेशन आए तो उस पर तुरंत आप निर्णय लें, और उसके अंदर जो है आप एक अपने में माइंड फ्रेम बना लें कि इसके ऊपर मुझे क्या क्या कार्रवाई करनी है, इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट करनी है, और उनको जो है एट दी अर्लीस्ट उसकी कॉपी भेज दें। यदि आपसे कोई पार्ट उससे रिलेटेड नहीं है तो उसको भी 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि उसका उत्तर तो आपको देना नहीं है, उत्तर किसी और एजेंसी को देना है, तो उस पार्ट को डिले ना करें। और डार्क स्टेज पर ही हो सके तो उन पार्ट्स की कॉपियां जो हैं उनको डिस्पैच करवा दें। आरटीआई में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का ही है। उसको ये देखना है कि कौन सी सूचना दी जा सकती है, सेक्शन 8 के अंदर क्या रोका जा सकता है, सेक्शन 9 के अंदर क्या रोका जा सकता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए नोटिस देना है, वो समय पर दिया जाए, उसका उत्तर आया कि नहीं आया, उन सबको हियरिंग में बुलाया जाए, उसके बाद हियरिंग करने के बाद डिसीजन लिया जाए। तो इस प्रकार से हर एप्लीकेशन की नौवियत को देखते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही हैज़ टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन दी स्पॉट, तभी वो उसको कर सकेंगे। जो भी एप्लीकेशन किसी अन्य विभाग या कर्मचारी को भेज दी जाती है उसका मॉनिटरिंग भी करें, और जब भी किसी कर्मचारी या अन्य विभाग वाले को आरटीआई की एप्लीकेशन भेजें तो उनको ये इन्फॉर्म करें दैट दे आर डीम्ड पीआईओ, ताकि अगर दंड पड़ना हो तो उसके लिए भी वो तैयार रहें। इससे क्या होगा कि वो कर्मचारी जो हैं या वो सेक्शंस जो हैं आरटीआई की एप्लीकेशन को प्रॉम्प्टली डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आरटीआई में डिले होने पर पीआईओ महोदय को ही दंड पड़ता है। जो भी उसका डीम्ड पीआईओ है जिसके कारण से इंफॉर्मेशन में डिले हुआ है, दंड प्रक्रिया उस पर भी लागू होती है। इस प्रकार से पीआईओ महोदय को ये देखना है कि आरटीआई एप्लीकेशंस का ट्रांसफ़र, हस्तांतरण जो है नंबर 1 समय पर हो जाए, नंबर 2 जो भी सूचना हमने देनी है समयबद्ध तरीके से कलेक्ट कर लें और उसको देने का प्रयास करें, और यदि वो एप्लीकेशंस बाहर भेजी हैं तो उनको साथ के साथ मॉनिटरिंग भी करें और उनको रिमाइंडर्स भी देते रहें।
जो भी सूचना आती है उसके बाद देखें कि सेक्शन 8 और 9 के अनुसार इसको कहाँ क्या रोका जा सकता, क्या नहीं रोका जा सकता। इसका जुडिशियल डिसीजन एडजुडिकेट करना भी उन्हीं का काम है। तो इसके बाद वो निर्णय लेने के बाद कंपाइल कोलेट कलेक्ट करने के बाद जो है अपनी आरटीआई के डिस्पोजल का ड्राफ्ट रिप्लाई बनाकर उसको भेजने का प्रयास करेंगे। यदि सूचना मिलने में दिक्कत हो तो इंटरम रिप्लाई दे दें और जितनी उपलब्ध सूचना है उसको आप तुरंत भिजवा दें, ताकि एप्लीकेंट को पता लगे द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन हिज आरटीआई एप्लीकेशन एंड ही मे नॉट गो इन आरटीआई कंप्लेंट्स और अपील्स एट्सेट्रा। इस प्रकार से आप काम करेंगे तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, उसमें कैश रिसीट करवाना, सुविधाएं देना, जनता को बातचीत करके उनके साथ मेल मुलाकात रखना, उनके साथ कोई गाइडेंस चाहिए तो वो प्रदान करना, क्या रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद में बारे में सूचना देना एट्सेट्रा। इंफॉर्मेशन काउंटर्स अगर बनाए हुए हैं तो उनको ऊपर सुविधाएं प्रदान करना, ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए, रिप्लाई भेजने के लिए उनके परफॉर्मर्स वगैरह को अपने पास तैयार रखना, आपकी पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह तैयार रखना, डिस्पैच टाइमली हो जाए इसको देखना। और हमेशा ये इंश्योर करें जब भी कोई लेटर आप किसी को भेजते हैं तो वो लेटर उसके साथ एनक्लोज हो जाए। ये ना हो कि लेटर चला जाए और एनक्लोजर आपके पास ही रह जाए। So it has also to be carefully ensured that the RTI request which is being forwarded to other is definitely attached with the forwarding letter. ऐसा बहुत से केसों में रह जाता है और हमें उसके बाद दिक्कत आती हैं। तो इस प्रकार से आरटीआई में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बहुत हैं। पीआईओ महोदय के लिए जो है कैश एंड कैश करवाना, कैश को कैशियर के पास जमा करवाना, पोस्ट ऑर्डर्स को एनकैश करवाना और इसके बाद उसका ऑडिट करवाना, उसका पूरा ब्यौरा रखना, क्वार्टरली रिपोर्ट्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भेजना, कितनी आरटीआई एप्लीकेशंस आई, कितनी रिजेक्ट हुई, कौन कौन से सेक्शन में रिजेक्ट हुई एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सूचना भी उनको भेजनी है समय पर। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स के लिए भी मटेरियल जो होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इत्यादि को भेजना होता है। यदि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई अपील आती है तो उसमें उसको असिस्ट करना, वहाँ पेश होना, रिकॉर्ड ले जाना, रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना एट्सेट्रा, ये भी पीआईओ का काम है। तो इसमें जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की मदद ले सकते हैं। पीआईओ महोदय को ऑडिट के अलावा जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और हैं, फॉर एग्जांपल कि आरटीआई में एनालिसिस करना, कौन कौन सी एप्लीकेशन आई, इसका किस प्रकार की एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हैं, उनके ऊपर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उन सब का भी निर्णय करना और उसमें सुविधा देना एट्सेट्रा, ये भी उसका काम है। जनता को सुविधा पहुंचाना, उनको गाइडेंस देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, आरटीआई की एप्लीकेशन जो ट्रांसफ़र करने उनको ट्रांसफ़र करवाना, ये भी उनके काम में शामिल है। जहाँ एक से ज़्यादा पीआईओ हों वहाँ पर आप अपना कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त कर लें ताकि कोऑर्डिनेशन का वर्क वो सारा देख सकें। और हर असिस्टेंट पीआईओ और पीआईओ के साथ एक लिंक ऑफिसर ज़रूर बनाने का प्रयास करें ताकि उनकी एब्सेंस में या लीव पे जाने पे आरटीआई का वर्क सफ़र ना हो। यदि ऐसा वो करेंगे तो आरटीआई का वर्क ऑटोमेटिकली उनकी एब्सेंस में कोई और अधिकारी देखना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से लिंक ऑफिसर भी ज़रूर बनाएं। इसके अलावा जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, सीआईसी के डिसीजंस हैं, जो भी आपकी नज़र में आते हैं, इनको बाकी अधिकारियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी लेटेस्ट जानकारी ले सकें। डीओपीटी से जितने भी सर्कुलर्स आते हैं, ओएम आते हैं, उनको भी गो थ्रू करें और लेटेस्ट रूलिंग्स के अनुसार काम करने का प्रयास करें। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि रूलिंग्स लेटेस्ट आ जाती हैं डिपार्टमेंट में एक अधिकारी के पास, परंतु वो क्योंकि शेयर नहीं करते इसलिए दूसरा अधिकारी भी पुराने रूलिंग के अनुसार काम कर रहा होता है और बाद में वो दिक्कत आती है। इससे ना केवल आपका काम बढ़ता है बल्कि कमीशन का भी काम बढ़ता है और बार बार सेम रूलिंग उनको जो है कोट करके दोबारा से आरटीआई का डिसीजन लेना पड़ता है, अपील्स का डिसीजन लेना पड़ता है। नॉर्मली आरटीआई के अंदर जो भी पीआईओ, एपीआईओ, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी नियुक्त हैं, उनके लाइजन लिंक ऑफिसर अवश्य होने चाहिए। यदि ये अभी तक नहीं बनाए गए हैं तो इनको बनाने का प्रयास करें। कुछ
कंप्लेंट्स ऐसी भी आ रही हैं, अब तक आ रही हैं कि कई दफ्तरों के अंदर, क्योंकि वो समझते हैं कि हम आरटीआई के अंदर कवर्ड नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है। इसके अलावा सेक्शन 4 का इम्प्लीमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आरटीआई के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को आती है वो है रिकॉर्ड मैनेजमेंट, क्योंकि आरटीआई में जो भी सूचना मांगी जा रही है वो रिकॉर्ड से रिलेटेड ही है। यदि हमारा रिकॉर्ड अप टू डेट है और कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग्स एंड इंडेक्स्ड है तो हम आरटीआई की सूचनाएं जो है तुरंत उसको ढूंढ सकते हैं। परंतु यदि ये कंप्यूटराइज इंडेक्स्ड कैटलॉग नहीं है तो हमें सूचना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम ये नहीं कह सकते कि सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सूचना तो हमारे रिकॉर्ड में है पर हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हम ट्रेस नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर जो है दंड पड़ सकता है। हमारे को ये कहना गलत होगा कि सूचना हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसों में हमने देखा है सूचना जो है एप्लीकेंट के पास होती है, उसके बावजूद भी वो हमसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेने के लिए आरटीआई लगा देता है। तो ऐसे केसों में हम फंस जाते हैं। यदि हम कहते हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं है तो वो प्रोड्यूस कर देता है। तो हमें इन केसों में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। झूठ बोलने का प्रयास ना करें, वरना उसमें हमारे लिए दुविधाएं क्रिएट हो जाती हैं। कुछ केसों में तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर एफआईआर तक दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। ऐसे केसों में बाद में हमें बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है यदि रिकॉर्ड मिल जाता है तो, और मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग आरटीआई रिक्वेस्ट बोथ ऑन इन जुडिकेशन साइड एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। जितने भी हमारा रिकॉर्ड है इनको अप टू डेट करना, अपडेट रखना, जो रिकॉर्ड वीड आउट होना है उसको समय पर वीड आउट करें, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अनुसार उसको मेंटेन करें, जहाँ वीडिंग आउट होना उसको समय समय पर क्वार्टरली हम वीड आउट करते जाएं ताकि अनवांटेड रिकॉर्ड हमारे पास ना रहे। इसके बाद सेक्शन 4 का दूसरा पार्ट है 17 किस्म के मैनुअल्स को अपलोड करना। 2005 में जब आरटीआई एक्ट आया था तो इन मैनुअल्स को हमें बनाना था, परंतु ये मैनुअल्स बहुत सारे दफ्तरों में बंद तो गए, परंतु उनको अपडेट नहीं किया जा रहा। विद द रिज़ल्ट 10-15 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन उन वेबसाइट्स के ऊपर उपलब्ध है। आरटीआई में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डालेंगे, जितना भी लेटेस्ट सर्कुलर्स हों, O&M हों, आपके ऑर्डर्स हों, एक्ट हों, रूल रेगुलेशन हों, इन सब को आप अपलोड कर दें वेबसाइट पर, ताकि सिटीज़न को मिनिमम आरटीआई एप्लीकेशंस लगाना पड़े। सो सेक्शन 4 का जो 17 मैनुअल्स वाला पार्ट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे पीआईओज़ को करना ज़रूरी है। इसमें वो अन्य अधिकारियों की सुविधा पूर्वक वो ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं, ताकि वो भी इसके अंदर शिरकत करके एसोसिएट हो जाए। एनआईसी की ज़रूरत जहाँ पड़ती है उनके साथ भी मदद लेके, नेशनल जो सेंटर है हमारा कंप्यूटर एनआईसी, उनकी भी मदद लेने के बाद हम इनसे अपडेट कर सकते हैं। तो आरटीआई में बहुत सारे काम ऐसे हैं विच आर अनफोर्सीन। इन अनफोर्सीन एक्टिविटीज़ को हमें समय समय पर देखना है और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। जनता को हम जितनी सुविधा देंगे उतना हमारा आरटीआई वर्क सुविधाजनक हो जाएगा। यदि हम जनता को गाइड करेंगे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ही में नॉट फाइल एन आरटीआई, परंतु यदि हम गाइड ही नहीं करेंगे तो वो तो सूचना मांगेगा ही। इसलिए ट्राई टू बी कोऑपरेटिव विद द एप्लीकेंट्स एंड प्रोवाइड देम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एज फार एज पॉसिबल। जो सूचना बिना आरटीआई की रिक्वेस्ट के दी जा सकती है उसको अक्रॉस द टेबल देने का प्रयास करें। एक फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का एग्जांपल बताता हूँ। किसी सज्जन ने केवल ये जानना चाहा कि दुकानें, राशन की दुकानें कितने बजे खुलती हैं और कितने बजे बंद होती हैं। तो बाबूजी ने उसको कह दिया आरटीआई लगा दे, मैं आपको इंस्ट्रक्शन की कापी दे दूँगा। अब उस बेचारे को 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लेकर आरटीआई लगाना पड़ा। लगाने के बाद वो जब चला गया तो उसको रजिस्टर्ड एडी उत्तर जाता है कि आप 2 रुपये जमा करवाएं। अब 2 रुपये का पोस्ट ऑर्डर अवेलेबल नहीं था तो उसने 20-25 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लेकर भेजा और कहा कि बाकी पैसे मेरे को लौटाएं। इस प्रकार से जो काम हम अक्रॉस द टेबल कर सकते थे उसमें हमने अपना काम ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया।
पहले एप्लीकेशन रिसीव की, फिर उसको पैसे मांगने के लिए एप्लीकेशन भेजी, उसके बाद उसने उत्तर दिया, फिर उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसको कॉपी भेजेंगे, उसके बाद फिर डिस्पैच होगा, उसका काम बढ़ेगा। यानी कि जो काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता था उसके ऊपर हमने गवर्नमेंट के सैकड़ों रुपए लगा दिए और 20 घंटे भी बर्बाद कर दिए। क्योंकि आरटी एप्लीकेशन बाबू ने अपने लेवल पर तो हैंडल करनी ही नहीं है, इसमें अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, डायरी होगा, डिस्पैच होगा, मूवमेंट होगी, कई एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट्स होंगी, तो उनका भी समय लगता है, उन पर भी कास्ट आता है। इस प्रकार से उनसे बचने के लिए भी हमें अक्रॉस द टेबल इंफॉर्मेशन काउंटर्स वगैरह से जो भी सूचना उपलब्ध हो वो देने का प्रयास करना चाहिए। आरटीआई के अंदर ये भी प्रावधान है कि आप बुकलेट्स, पैम्फलेट, लीफलेट्स एट्सेट्रा दे सकते हैं, दीवारों के ऊपर सूचना लगाकर लोगों को भेज सकते हैं। मैक्सिमम सूचना ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा या आप बिल बोर्ड्स के द्वारा या अदर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप उनको लोगों को पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से आरटीआई के अंदर बहुत काम करने की आवश्यकता है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और इन सब कामों को जितना आवश्यकता अनुसार कर पाएंगे उतना ही आपके लिए सुविधा होगी। इन टिप्स को आप कृपया ध्यान में रखें और इनके अलावा जो भी आपको प्रैक्टिकली नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए नए नए समाधान ढूंढना भी आपका काम है। बहुत सारी चीज़ें आरटीआई एक्ट से रिलेटेड नहीं हैं, परंतु हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से रिलेटेड है। अब किसी ने कहा कि अब 18 रुपये उसको वापस करने हैं, तो वो कैसे होंगे? ये आरटीआई में तो नहीं लिखा होगा। दीज आर योर लोकल प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जिनका समाधान आपको ढूंढना होगा। तो अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कम क्रिएट करें और आरटीआई का निदान करने का मैक्सिमम प्रयास करें। अगली कड़ी में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।